हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास में आज का हमारा टॉपिक है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से संबंधित पादप जगत का वर्गीकरण। तो देखिए, वन लाइनर अप्रोच बता रहा हूँ मैं राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो बायोलॉजी जो शब्द है लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने बायोलॉजी शब्द सबसे पहले, बायोलॉजी का अर्थ होता है जीव विज्ञान शब्द या बायोलॉजी शब्द सबसे पहले दिया लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। बायोलॉजी के जनक किसे कहते हैं या जीव विज्ञान का जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए, अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, अरस्तु। और इसे ही जंतु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। बायोलॉजी की दो शाखाएं हैं या जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं जिसमें बॉटनी और जूलॉजी यानी वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान सम्मिलित है। तो जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहते हैं और बायोलॉजी का जनक भी अरस्तु को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉटनी के जनक कौन है यानी वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके बाद देखिए, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं। तो हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोरिया प्लांटेरम किसकी बुक है। हिस्टोरिया प्लांटेरम किसकी बुक है। तो ये बुक है थियोफ्रेस्टस की बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। चिकित्सा शास्त्र के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है। तो अरस्तु जो है वो हिस्टोरिया एनिमेलियम बुक के लेखक है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है उसे क्या कहते हैं। तो जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं यानी विज्ञान की शाखा है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन है। तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। शैवाल या एल्गी का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर। डेंड्रोलॉजी क्या है। झाड़ियों के संबंध में अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का अर्थ होता है पुष्पों का अध्ययन यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है उसे एंथोलॉजी कहते हैं। हॉर्टिकल्चर वनस्पति संवर्धन से संबंधित है। जीवों और वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो इकोलॉजी या पारिस्थितिकी जिसमें जीवों और वातावरण के मध्य परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वन के विकास से संबंधित अध्ययन किया जाता है सिल्वीकल्चर। वन के विकास से संबंधित अध्ययन सिल्वीकल्चर में किया जाता है। स्पर्मोलॉजी यानी बीज का अध्ययन कहलाता है स्पर्मोलॉजी। घासों का अध्ययन कहलाता है एग्रोस्टोलॉजी। मृदा का या भूमि का अध्ययन कहलाता है पीडोलॉजी। मृदा या भूमि का अध्ययन पीडोलॉजी कहलाता है। आनुवांशिक लक्षणों के बारे में अध्ययन या आनुवांशिकता के बारे में अध्ययन आनुवांशिकी। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान है वर्गीकी या टेक्सोनोमी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों के नामकरण का अध्ययन किया जाता है टेक्सोनोमी या वर्गीकी कहलाती है। पराग कणों का अध्ययन ये कहलाता है पेलिनोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। ओलेरिकल्चर में सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। वार्षिक वलियों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। सजावटी वृक्ष व झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन आर्बोरिकल्चर। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटोमी या शारीरिकी। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है।
कवक का अध्ययन, और फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन। एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। एक्सोबायोलॉजी का अर्थ है बाह्य ग्रह और अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन, और जीवद्रव्य के पृथक्करण व संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा टिश्यू कल्चर कहलाती है। वर्गीकी का जनक कहते हैं लीनियस को, लीनियस, कैरोलस लीनियस, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी या वर्गीकी का जनक। द्विनाम पद्धति के जनक भी लीनियस कहलाते हैं। इनकी बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी लीनियस की बुक का नाम है। पुष्पी पादपों को फेनोरोगेम वर्ग में रखा गया है। फेनेरोगेम्स यानी जो पुष्प उत्पन्न करते हैं उन पादप को फेनेरोगेम्स कहते हैं। अपुष्पी पादपों को क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। वर्गीकरण की आधारिक की इकाई जो है वो स्पीसीज या जाति है। हाइड्रोफाइट जलीय पौधों को कहते हैं हाइड्रोफाइट। द्विनाम पद्धति में पौधों के नाम को दो शब्दों में लिखा जाता है, पहला नाम वंश का, दूसरा जाति का होता है। जिन पादपों पर बीज बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते उन्हें अनावर्त बीजी कहते हैं, अनावर्त बीजी या जिम्नोस्पर्म। जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनॉक नामक वैज्ञानिक ने, ल्यूवेनॉक। जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। जीवाणुओं की साधारण जो आकृति है वो छड़ रूपी या बेसिलाई। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें कोकाई कहते हैं, कोकाई। जो आकार में सबसे छोटे जीवाणु होते हैं उन्हें कोकाई कहते हैं। एक गोल जीवाणु जो है उसे कोकस कहते हैं। सर्पिल जीवाणु को स्पाइरिलम कहते हैं, सर्पिल जीवाणु को स्पाइरिलम, गोल जीवाणु को कोकस, और सबसे छोटी जीवाणु की इकाई है उसे कोकाई कहते हैं। जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया में वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। लुई पास्चर ने जर्म सिद्धांत या जर्म थ्योरी दी थी रोगाणुओं के लिए। सबसे छोटा जीव होता है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं उन्हें नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु भी कहते हैं। मूल ग्रंथिकाएं लेग्यूमिनस पादपों, मटरकुलीय जो पौधे हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जिंदा नहीं रहते हैं क्योंकि इनका जीवद्रव्य कुंचित हो जाता है। मानव के हाथ में पाए जाने वाले जीवाणु हैं इकोलाई या इस्चीरिया कोलाई। तपेदिक या टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, और इसकी जांच के लिए डॉट्स थेरेपी, DOTS, डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट टर्म इसका पूरा नाम है। भोजन विषाक्तता जो है वो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु से होती है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये सारी चीज़ें मैंने अपने पुराने वीडियो में बता रखी है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। एंटीबायोटिक अधिकांश जो है वो कवकों से प्राप्त होते हैं, फंजाई से। ये लॉजिकल क्वेश्चन है कि एक जीवाणु कोशिका 1 घंटे में 1 प्याला भरने के लिए 1 मिनट में 1 बार विभक्त होती है, तो आधा प्याला भरने के लिए कितना टाइम लगेगा? 59 मिनट। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में फली या लेग्यूम पादप सहायक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेजा जो है वो जीवाणु से होता है, विब्रियो कोलेरी जीवाणु से। कुष्ठ रोग ये भी जीवाणु से होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से। दूध का खट्टा होना जीवाणु के कारण होता है। दूध का दही में बदलना ये भी लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होता है। दलहनी फसलों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। जो लेग्यूम कुल के पादप है दलहनी फसलें उनमें पाया जाता है राइजोबियम जीवाणु, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। सबसे पहले वायरस की खोज की थी इवानोवस्की ने। वायरस या विषाणु की खोज इवानोवस्की ने की थी। विषाणु जो है सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहलाते हैं। वायरस या विषाणु जो है ये सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहलाते हैं। विषाणु में कोई एंजाइम नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायरस में या विषाणु में कोई एंजाइम नहीं होता है। TMV शब्द वायरस से संबंधित है। TMV तंबाकू मोजेक वायरस पूरा नाम है इसका। हाइड्रोफोबिया ये विषाणु के कारण उत्पन्न होता है, जिसे रेबीज भी कहते हैं। कुत्ते के काटने से या बंदर के काटने से होता है, जिसमें इनकी लार में लीजा वायरस पाया जाता है या रेब्डो वायरस पाया जाता है बंदर या कुत्ते की लार में। और वो अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेते हैं
तो उनमें ये वायरस प्रवेश कर जाएगा और उसे जल से डर लगने लगता है। इस कारण इस रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले चेचक का टीका बनाया था। वायरस जो है केवल जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है। वायरस निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि इनका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। एड्स का मुख्य कारण है T4 लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है। HIV वायरस के द्वारा होता है ये। एड्स वायरस जो है वो सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या एक सूत्री RNA होता है एड्स वायरस। सिंगल स्ट्रैंड RNA या एक सूत्री RNA होता है एड्स वायरस में। वायरस में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। वायरस में न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन होता है। जंतुओं में जो फुट एंड माउथ रोग होता है वो वायरस के कारण होता है। खसरा वायरस के कारण होता है। सार्स वायरस के कारण होता है। आलू में मोजेक रोग वायरस के कारण होता है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है। हाइड्रा की स्त्रावी कोशिकाओं में यूक्लेरेला शैवाल पाया जाता है। सारगेसो समुद्र का नाम शैवालों के कारण पड़ा है। लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन मिलती है। लेमिनेरिया ऐसा शैवाल है जिसमें आयोडीन उपस्थित होती है। इंपॉर्टेंट है ये। चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य नील हरी शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी करते हैं। अंतरिक्ष यात्री अपने साथ क्लोरेला शैवाल ले जाते हैं और इसे भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जिससे इनकी बॉडी में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार बनी रहती है। लाल सागर का लाल रंग शैवाल के कारण होता है। अगर जो संवर्धन के लिए माध्यम के रूप में काम में लिया जाता है अगर पदार्थ, और ये ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम शैवाल से प्राप्त होता है। कवकों की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन और हेमिसेलुलोज से बनी हुई होती है। कवकों के द्वारा संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कवक विविध पोषी होते हैं। माइकोराइजा कवक और उच्च पादपों की जड़ों के बीच का संबंध है। वृक्ष की छाल पर उगने वाले कवक कोर्टिकोलस कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले जो कवक है उन्हें कोप्रोफिलस, ऐसे कवक जो गोबर पर उगते हैं। कवकों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। आलू का लेट ब्लाइट रोग फाइटोप्थेरा इन्फेस्टस से होता है। डबल रोटी के निर्माण में काम में आने वाला कवक है सेक्रोमाइसीज सेरेविसी। सेकेरोमाइसीज सेरेविसी जो कवक है ये डबल रोटी निर्माण में काम में आने वाला कवक है। पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की है। फ्लेमिंग ने। अर्गोट जो है वो क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। अर्गोट क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन पेनिसिलियम क्राइजोजिनम से प्राप्त होती है। गेहूं के गुथे हुए आटे में ईस्ट कोशिका मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त होती है। क्यों? क्योंकि CO2 का उत्पादन रोटी को स्पंजी बना देता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये चीज़ मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताई है। ईस्ट में कायिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। खाने योग्य कवक एगेरिकस है। LSD लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलेमाइड ये कवक से प्राप्त होता है, जिसका उपयोग नशा के रूप में किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन को सबसे पहले वॉक्समैन ने पृथक किया था। टिक्का रोग मूंगफली में होता है। टिक्का रोग मूंगफली में होता है। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है एरिकिस हाइपोजिया। गन्ने में लाल सड़न रोग या रेड रोट जो डिजीज़ है वो कवक के द्वारा होती है। खुजली का रोग, इसके बीज जो खुजली का रोग है वो कवक के द्वारा होता है। पहला जो प्रतिजैविक था वो पेनिसिलिन था। एथलीट फुट नामक बीमारी कवक से होती है। एफ्लाटॉक्सिन जो है कवक के द्वारा उत्पन्न विष है। डबल रोटी के निर्माण में ईस्ट या सेक्रोमाइसिस सेरेविसी का उपयोग किया जाता है, पहले बता चुका हूँ मैं आपको। लाइकेन जो है वो कवक और शैवाल के सहसंबंध को लाइकेन कहते हैं, जिसमें कवक और शैवाल साथ साथ उपस्थित होते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक है। जहाँ लाइकेन उगेंगे वहाँ वायु प्रदूषण नहीं होगा, या जहाँ वायु प्रदूषण है वहाँ लाइकेन कभी नहीं उगेगा। और लाइकेन से लिटमस पत्र प्राप्त होता है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य जो सहजीवी संबंध है उसे हेलोटिज्म कहते हैं। हेलोटिज्म। लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच का जो सहसंबंध है उसे हेलोटिज्म कहते हैं। पेड़ की छाल पर उगने वाले लाइकेन कार्टिकोल्स कहलाते हैं। चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन सेक्सिकोल्स कहलाते हैं। जापान में इंडोकार्पन लाइकेन को लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। इंडोकार्पन जो लाइकेन है उसे सब्जी के रूप में खाया जाता है। पार्मेलिया लाइकेन है जिससे मिर्गी एपिलेप्सी रोग की औषधि प्राप्त होती है। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है और जड़ के स्थान पर इनमें राइजोइड्स या मूलाभास पाए जाते हैं।
लीवरवर्ट और मॉस इसके उदाहरण हैं। सबसे पहले बीज टेरिडोफाइट्स में बने। जलीय फर्न को एजोला भी कहते हैं। जलीय फर्न एजोला। सिलेजिनेला को पुनर्जीवन का गुण होने के कारण मेज पर सजावट के रूप में रखा जाता है। लाइकोपोडियम के बीजाणु दवा के रूप में काम में लिए जाते हैं। एजोला को जैव उत्प्रेरक के रूप में भी काम में लिया जाता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम या सबसे अधिक गुणसूत्र टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। संसार के सबसे लंबे पौधे जिम्नोस्पर्म वर्ग के। साइकस में कोरेलोइड रूट या जड़ पाई जाती है। साइकस रिवोल्यूटा जो एक जिम्नोस्पर्म है, इससे साबूदाना प्राप्त होता है। पाइनस जिरार्डियाना के बीज चिलगोजा कहलाते हैं। सबसे बड़ा बीजांड साइकस का होता है। दमा और खांसी में इफेड्रिन औषधि काम में आती है जो इफिड्रा नामक पौधे से प्राप्त होती है, और ये जिम्नोस्पर्म है। ये तीनों जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म का अर्थ होता है अनावृत बीजी, जिनमें बीज तो बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में होते हैं। जिंगो बाइलोबा इसे जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। विषाणु केवल जीवित कोशिका में वृद्धि करता है और सूक्ष्म जीव जो है हर प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। तो ये जो टॉपिक आज का हमारा टॉपिक था, ये पादप जगत के वर्गीकरण से संबंधित था और लगभग हर चीज़ मैंने आपको इसमें क्लियर कर दी है पादप जगत के वर्गीकरण से संबंधित, जिसमें जीवाणु, विषाणु, कवक, लाइकेन, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, फर्न, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है वन लाइनर अप्रोच। तो आप क्लास के साथ लगातार बने रहिए। अगर आपको सिलेक्शन निकालना है तो